अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एआर जर्नलिज़्म में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम टॉपिक्स कवर करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया कि फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो एक कॉन्फ्लिक्ट और एक जंग की सी जो सूरत हाल है, वो कवर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने आपको एक मुख्तसर वक़्त में अरब इसराइल जंगों की एक हिस्ट्री देने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 हिस्सों में, वो था वन वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जी हाँ नाज़रीन, इसके बाद आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो टॉपिक भी अपनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो इसराइल की जो लॉबी है, यानी कि इसराइली लॉबी जो है, वो उस जो बेस कर रही है, वो किस थ्योरी पे बेस कर रही है, क्या उसकी सोच है, उस पे बेस कर रही है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ चलने से पहले नाज़रीन, हम आपसे ये गुज़ारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है, उसको, यानी कि एआर जर्नलिज़्म को, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि ये मालूमात आम लोगों तक भी पहुँच सकें। नाज़रीन, बिल्कुल, आप मेरे अक़ब में देख चुके होंगे कि जो स्लोगन या जो साइन हम आया है, बिल्कुल इल्यूमिनाटी के हवाले से हम बात करेंगे। ये नाज़रीन एक सीक्रेट सोसाइटी है, ये एक ऐसी तंज़ीम है जो खुफ़िया तौर पर काम करती है। इस वीडियो में आपको इसका एक मुख्तसर सा तारुफ़ देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा कल जो शाया किया जाएगा, कल जो आपके सामने पेश किया जाएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इल्यूमिनाटी को कंक्लूड करें। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके हवाले से हमारी कोशिश यही है कि इसको भी 2 हिस्सों में कंप्लीट किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इल्यूमिनाटी ये जो वर्ड है, वो निकला है एक लैटिन वर्ड से, इल्यूमिनेटर्स। जी हाँ नाज़रीन, ये एक लैटिन वर्ड है और इसके इंग्लिश में जो मायने निकलते हैं, वो एनलाइटेंड के होते हैं। अगर उर्दू में इसके मायने देखा जाए, तो एक रोशनी फैलाना, इस तरीके से इसके मायने आते हैं। नाज़रीन, हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसके फाउंडर हैं, एडम वाइसहॉफ। नाज़रीन, ये एडम वाइसहॉफ जो 1748 में बवारिया के शहर इंग्लिस्टुड में पैदा हुए, जो कि मौजूदा जर्मनी में इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, ये बड़े हुए और साथ इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी और इसके साथ ही इन्होंने इंग्लिस्टुड की यूनिवर्सिटी में ही बाकायदा तौर पे एज़ अ प्रोफ़ेसर अपने फ़राइज़ अंजाम देने शुरू किए। वहाँ इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रिलीजियस और प्रोफ़ेशनल जेलसी का तो भरपूर सामना करना पड़ा। जी नाज़रीन, ये वही दौर था, ये दौर था फ्री मेसन्स का, और फ्री मेसन्स जो थे जेसुइट थे। और ये नाज़रीन, अगर आप देखें, अगर थोड़ी-सी हम हिस्ट्री, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में ज़िक्र किया यहूदियों की हिस्ट्री के हवाले से, तो यहूदी एक ऐसी कौम है कि जो बहुत धुतकारी गई और बहुत धुतकारी हुई कौम है। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इज़ाबेला फेरडेंड ने जब स्पेन फ़तह किया था, तो उसने यहूदियों को मारना शुरू किया, उनको कैदी बनाया और उनको ग़ुलाम बनाया गया। और साथ ही जो हफ़्ते का दिन इनके लिए मज़हबी एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, उस दिन ये लोग छुट्टी करते हैं और इबादत करते हैं। उस दिन छुट्टी को मना किया गया और इन्हें स्वर खाने पर ज़ोर दिया गया, यहाँ तक कि नाज़रीन, इनको जबरी तौर पर ईसाई मज़हब इख्तियार करने की भी तरकीब दी गई। बहरहाल नाज़रीन, एक जो ये हम पीछे टॉपिक कवर करके आ चुके हैं, अब इसके आगे हम जो बात करने जा रहे हैं, हम इसी टॉपिक के, इल्यूमिनाटी के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो एडम वाइसहॉफ थे, इनके दादा-परदादा, यानी कि नस्ल दर नस्ल ये यहूदी चलते हुए आ रहे थे। ये भले आगे जाकर ईसाई हो चुके थे, ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया था, लेकिन नाज़रीन, बहुत से जो बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि इन्होंने ये सिर्फ़ दिखावे के लिए ईसाई मज़हब इख्तियार किया था, थे असल में अंदर से ये यहूदी ही। बहरहाल नाज़रीन, जब ये जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहे थे, इंग्लिस्टुड की यूनिवर्सिटी में, वहाँ के जो चांसलर, वाइस चांसलर, और जहाँ की, अगर हम ये बात कहें कि वहाँ की जो बिल्कुल क्रीम कहते हैं किसी भी जगह की जो लॉबी होती है, वो फ्री मेसन जेसुइट थी और वो लोग यहूदियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे। वो ये समझते थे कि यहूदी जो है, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, और बिल्कुल ऐसा आप हमारे जो दौर हाज़िर में देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक तो ये यहूदियों की एक वो थी, तारीफ़ थी। तो जो एडम वाइसहॉफ थे, इनको इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार भी थे कि ये चाहते थे कि फ्री मेसन्स की जो तालीमात हैं या इनकी जो सोच है, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बगावत बुलंद किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इन्होंने उस वक़्त की जो छोटी-छोटी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, उनसे मेल-जोल बढ़ाया और यहाँ तक कि फ्री मेसन्स के ग्रुप्स भी जॉइन करना शुरू किए, और बहुत कोशिश के बाद
ان کو آخرکار ان کے 4 ہم خیال لوگ یا وہ 4 لوگ جو ان کی تعلیمات سے بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ہوئے اور آخرکار 1 مئی سن 1776 کو باقاعدہ طور پر بواریا کے چھوٹے شہر انگلسٹوڈ میں رات کے اندھیرے میں یہ 4-5 لوگ بیٹھے اور انہوں نے الومناٹی کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، یہاں پہ اگر ہم ایک بات یہاں بھی ایک اور کرتے چلیں، وہ یہ بات ہے کہ الومناٹی تنظیم بنانے کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی، وہ ان کا جو مین ایجنڈا ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے یہ 2 لائن کا تو ایجنڈا ہے، لیکن ناظرین سننے میں تو یہ بہت زیادہ عام سا لگے گا، لیکن یہ بالکل سازشوں سے بھرپور ایجنڈا ہے اور یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کا جو ایجنڈا تھا، وہ ایجنڈا سننے میں تو ایک عام سی 2 لائنیں لگتی ہیں، لیکن اگر اس ایجنڈے پر غور کیا جائے اور اس ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دور حاضر میں دیکھا جائے تو آپ کو ان کی سازش جو سن 1700 سے چلتی ہوئی آ رہی ہے الومناٹی کی، وہ آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آئے گی۔ یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتانا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ناانصافی کرنے والوں کو یا ان کی چالوں کو ختم کیا جائے گا اور ان پر غلبہ پائے بنا ہی ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ جی ناظرین، غلبہ پائے بنا ہی یعنی ان پہ بجائے غلبہ اختیار کیا جائے، ان پہ غلبہ حاصل کیا جائے، ان کو ایسے ہی کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو یہ میں دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کو بیک سائڈ سے دیکھیں تو اس پہ الومناٹی کا سائن نظر آئے گا۔ جی ہاں ناظرین، دنیا کی جتنی بھی 90% تجارت ہوتی ہے، چاہے وہ آئل کی ہو، سونے کی ہو یا کسی بھی دھات کی ہو، ایون کہ اگر آپ امیزون یا علی بابا یا علی ایکسپریس سے کوئی بھی چیز منگوائیں، یعنی کہ آپ انٹرنیشنلی کوئی پروڈکٹ پرچیز کریں تو وہ آپ کو ڈالر میں ہی کرنی پڑتی ہے، اس کی ڈالر میں ہی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈیا میں ہیں یا بنگلہ دیش میں ہیں یا سری لنکا میں ہیں، وہ بھی جو اپنا کام یورپینس کو کر دیتے ہیں، اس کی پیمنٹ بھی انہیں زیادہ تر ڈالر میں کی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو انہوں نے سب سے پہلے اکانومی کو کیپچر کیا۔ اور ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ جو صرف ڈالر ہی نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو سودی نظام لے کر آئے وہ یہی لوگ تھے، بینکاری نظام لے کر آئے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تاج برطانیہ جو تھا وہ ان کا مقروض ہو چکا تھا، اور نام گرامی نام نہاد بالفور ڈکلیریشن جو 1916 میں سائن کیا گیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کی جائے۔ تو ناظرین، ایک سودی نظام میں بھی انہوں نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے۔ بالکل آج ہمارے بینکس دیکھ لیں، سودی ہے، پورا انٹرسٹ ریٹ پہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ آپ بینک سے کوئی لون لیتے ہیں تو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی جو دنیا ہے انہیں بھی کیپچر کیا ہوا ہے۔ ہالی ووڈ دیکھ لیں، بالی ووڈ دیکھ لیں، ٹالی ووڈ دیکھ لیں، یعنی کہ ہمارے لالی ووڈ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو الومناٹی کے لیے کام کرتے ہیں درپردہ طور پر، کیونکہ ایک یہ خفیہ تنظیم ہے اور یہ سیکریٹلی اپنا سارا ورک کرتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آتے ہیں بیک ٹو دا ٹاپک۔ تو انہوں نے یہ الومناٹی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا۔ اس کو جو ہیڈ کرتے تھے وہ تھے ایڈم وائز ہوپ، جو اس کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، فری میسنس میں انہوں نے باقاعدہ خفیہ طور پر شمولیت اختیار کری اور اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور یہ لگ بھگ 2 سے 3 سال میں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، اگر آپ یہاں دیکھیں تو ایک مشہور زمانہ ٹی وی شو جو انڈیا سے باقاعدہ طور پر نشر کیا جاتا ہے، بگ باس۔ بگ باس میں اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ طور پر اس میں آپ کو ایک بہت بڑا سا نظر آئے گا سائن الومناٹی کا، اور الومناٹی کا جو سائن ان لوگوں نے بنایا تھا اس کے اندر ایک ٹرائنگل کے اندر ایک ڈارک سرکل ہے، اور اس سرکل میں ایک آنکھ ہے۔ اس آنکھ کو انہوں نے اس الو کی دیوی سے تشبیہ دی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الو کی دیوی بہت زیادہ علم رکھنے والی اور بہت زیادہ انصاف کرنے والی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو، جو ان کے جتنے بھی زیادہ تر کارٹونز ہیں اس میں اگر الو کا کردار دکھایا جاتا ہے تو وہ جو الو کا کردار ہوتا ہے یا تو جج کے طور پہ ہوتا ہے یا پروفیسر کے طور پر وہاں پہ الو کا کردار دکھایا جاتا ہے۔
तो बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ इल्यूमिनाटी के हवाले से आपको मिलती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि ये अगले हिस्से में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। जबकि अगर देखें कि हॉलीवुड में भी जितने भी जो बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, वो बाकायदा तौर पर साइंस बना जो उनके साइन हैं, वो हाथ से बनाकर दिखाते हैं अपने बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स में, और इसके अलावा उनकी मूवीज़ में भी बाकायदा तौर पर साइन नज़र आते हैं। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में, यानी कि हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो बड़े खुफिया लोग होते हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ नाज़रीन जो एक शो है बिग बॉस का मैंने ज़िक्र किया, नाज़रीन अगर देखा जाए तो वो ये उसमें एक ऐसी चीज़ फैला रहे हैं जो इनके एजेंडे में शामिल है कि वो एक घर बना हुआ होता है, और उसके अंदर मर्द और औरत एक साथ रह रहे होते हैं, यानी कि बिना किसी रिश्ते के, और वो बाकायदा तौर पे एक उरियानियत फैला रहे हैं सिर्फ़ उनके मुताबिक कि मर्द और औरत की इक्वालिटी दिखाई जाए। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उस शो का मकसद मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने ज़ाहिर-सी बात है मैं उस शो को देखता तो नहीं हूँ, क्योंकि दोस्त वगैरह ज़िक्र करते हैं, या फिर उसका कोई क्लिप आ गया तो 1-2 क्लिप मैंने देखे ज़रूर थे उसके, मैं देखूँ ये होता क्या है। तो उसके अंदर सिवाय लड़ाई झगड़े और मैं कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, बेगैरती के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, यूथ है, वो इस शो के पीछे इतनी पागल है कि इनके गॉसिप्स में सिर्फ बिग बॉस ही नज़र आ रहा होता है। तो ये सारे जो काम हैं इल्यूमिनाटी के ही काम है, वो तंज़ीम है, और ये बड़े खुफिया तौर पर काम करते हैं। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, और इंशाअल्लाह अगले हिस्से में कोशिश हमारी यही होगी कि तीसरे हिस्से की तरफ ना जाया जाए, इसको दूसरे हिस्से में ही मुकम्मल कर लिया जाए और आप तक कम वक़्त में ये मालूमात पहुँचा दी जाएँ। नाज़रीन ये शो देखने का बहुत शुक्रिया, और चलते-चलते इस शो को, इस जो चैनल है, जो आपका अपना चैनल है एआर जर्नलिज़्म, नाज़रीन इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आम लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाइए ताकि उन्हें पता लग सके कि यहूदी मुसलमानों के कितने खुले दुश्मन हैं। बिल्कुल नाज़रीन यहाँ पे ये सिर्फ़ मुसलमानों के खिलाफ़ ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ईसाई लोगों के खिलाफ़ भी और दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ़ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वन वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है वो यही है, और इनको एक फ़हम ख़याली अभी तक यही है, और यहूदी यही समझते हैं कि वो अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम हैं, और वही इस दुनिया के मालिक हैं, और बाकी जितनी भी अक़वाम हैं या मज़ाहिब हैं, वो सब इनके आगे चूटी, भेल-बकरी, इससे ज़्यादा कोई मायने नहीं रखते हैं। सब वो ये अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, और इसके लिए बिल्कुल आप आज की दुनिया देख रहे होंगे किस तरीके से इकॉनमी, मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन मिलते हैं इसके दूसरे हिस्से के साथ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।